मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 33वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 22 भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 22वें अध्याय का पहला बिंदु, भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों आदि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बंधे कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शन शास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्योहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनंद उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में अतुल्य भारत बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि यह देश की पहचान के साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 22 का दूसरा बिंदु, भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपनी सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान बच्चों में निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। अध्याय 22 का तीसरा बिंदु, संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता को समृद्ध करने और समुदायों को उन्नत करने के अलावा व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। व्यक्तियों की प्रसन्नता या कल्याण, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक पहचान वह महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से प्रारंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। 22 का चौथा बिंदु, भाषा निस्संदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी है। विभिन्न भाषाएं दुनिया की भिन्न तरीके से देखती हैं, इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना, जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर तरीके को भी प्रभावित करती है। लहजा, अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह सभी संस्कृति का प्रतिबिंब और दस्तावेज है। अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।
अध्याय 22 का 5वां बिंदु। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई, जिसके तहत देश में विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। विभिन्न भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, विशेषतः वे भाषाएं जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उसके साथ समाप्त हो जाती है। अतः प्रायः इन समृद्ध भाषाओं या संस्कृत की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते। 22 का 6वां बिंदु। इसके अलावा वे भारतीय भाषाएं भी जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं, जैसे 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें, इसके लिए इन भाषाओं की उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रभाव बने रहना चाहिए, जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएं, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए, ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देशों द्वारा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि पर भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्द भंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परंतु अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी रही है। अध्याय 22 का 7वां बिंदु। इसके अतिरिक्त कई उपाय करने के पश्चात भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अंतःक्रिया करने की क्षमता पर केंद्रित हो, न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्द भंडार और व्याकरण पर। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए। 22वें अध्याय का 8वां बिंदु। स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की चर्चा अध्याय 4 में की जा चुकी है, जिसमें सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल देना, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूले का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण और अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को भारतीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना, पाठचर्या, मानविकी, विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेशन करना, जब भी ऐसा करना प्रासंगिक हो, पाठचर्या में अधिक लचीलापन, विशेषकर माध्यमिक स्कूलों में और उच्चतर शिक्षा में, ताकि विद्यार्थी एक आदर्श संतुलन कायम रखते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सके, जिससे वे स्वयं की सृजनात्मक, कलात्मक, सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सके आदि शामिल है। 22वें अध्याय का 9वां बिंदु। उच्चतर शिक्षा एवं उससे आगे की शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाद में उल्लिखित प्रमुख पहलुओं को संभव बनाने के लिए आगे भी कई कदम उठाए जाएंगे। पहला, ऊपर उल्लिखित सभी कोर्स को विकसित करना एवं उनका शिक्षण शिक्षकों एवं
संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना होगा। भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन शास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। साथ ही इन विषयों में दोहरी डिग्री 4 वर्षीय बीएड सहित डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे। ये विभाग एवं कार्यक्रम विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही साथ कला, संगीत, दर्शन शास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेगा, जिसकी देश भर में इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु तुरंत आवश्यकता होगी। एनआरएफ इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैया कराएगा। स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहां अध्ययन कर रहे हों वे वहां की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें। उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्तशिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, प्रत्येक स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहीं निवास करे, जिससे कि छात्र कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र या देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सके। अध्याय 22 का 10वां बिंदु, अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और यह कार्यक्रम को द्विभाषित रूप से चलाया जाएगा ताकि पहुंच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवंतता को प्रोत्साहन मिल सके। मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और यह कार्यक्रम को द्विभाषित रूप से चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा। 4 वर्षीय बीएड दोहरी डिग्री कार्यक्रम को 2 भाषाओं में चलाने से भी मदद मिलेगी, जैसा कि देश भर के विद्यालयों में विज्ञान की 2 भाषाओं में पढ़ाने वाले विज्ञान और गणित शिक्षकों के कैडर के प्रशिक्षण में। 22वें अध्याय का 11वां बिंदु, उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कलाकार और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कला संस्कृति, कलाकृति संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन एवं वेब डिजाइन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम एवं डिग्रियों का सृजन भी किया जाएगा। अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना, कलाकृतियों का संरक्षण करना, संग्रहालयों और विरासत या पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास करना, जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी मजबूती मिल सके। अध्याय 22 का 12वां बिंदु, यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल करना होगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ और सराहना होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस दिशा में देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, जहां शिक्षण संस्थान छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे। अध्याय 22 का 13वां बिंदु, उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा, मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से ऐसे रोजगार के ऐसे गुणवत्तापूर्ण अवसर भी पैदा होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पाएंगे। अभी भी हजारों की संख्या में अकादमियाँ, संग्रहालय, कला वीथिकाएँ
और धरोहर स्थल हैं जिनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे ही योग्य व्यक्तियों से रिक्त पदों को भरा जाएगा एवं अधिक कलाकृतियों को जुटाया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त संग्रहालय जिनमें आभासी या वर्चुअल संग्रहालय या ई संग्रहालयों सहित वीथिकाएँ और धरोहर स्थल आदि हमारी विरासत और भारत के पर्यटन उद्योग को संरक्षित रख पाएगी। अध्याय 22 का 14वां बिंदु, भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाला अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा, साथ ही अनेक बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रचारित करने में मदद मिलेगी। IITI को अपने अनुवाद और व्याख्या करने के प्रयासों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। IITI समय के साथ स्वाभाविक रूप से उन्नत करेंगे और जैसे जैसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की मांग बढ़ेगी, संस्थान को उच्चतर शिक्षण संस्थान सहित देश भर के विभिन्न स्थानों में खोला जा सकेगा, ताकि अनुसंधान विभाग के साथ सहभागिता सुगम हो सके। अध्याय 22 का 15वां बिंदु, संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक संस्कृत प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीके से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक विधा, योग आदि के साथ जोड़ा जाएगा। अतः इस नीति के बाकी हिस्से में संगतता रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयीय संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत और संस्कृत ज्ञान व्यवस्था की शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतर्विषयीय अनुसंधान का संचालन करते हैं, उन्हें संपूर्ण नवीन बहुविषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित एवं मजबूत किया जाएगा। यदि छात्र चाहें तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में 4 वर्षीय बहुविषयक B.Ed डिग्री द्वारा मिशन मोड में पूरे देश में संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अध्याय 22 का 16वां बिंदु, भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने में मजबूत प्रयास करेगा, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार के सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढ़ाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किए जाएंगे। देश भर में संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा। छात्रों के नए बैच की बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर संबंधों के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेंगे, ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयीय कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र
प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी बहुविषयी बनेंगे, जहां प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस विषय में बीएड दोहरी डिग्री प्रदान करेगी, ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि भाषा के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली, फारसी एवं प्राकृतिक भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है, वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एनआरएफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। अध्याय 22 का 17वां बिंदु, शास्त्रीय, आदिवासी एवं लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एवं क्राउडसोर्सिंग लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ इन विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 22वें अध्याय का 18वां बिंदु, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे, ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीन शब्दकोश जारी किए जा सकें। विश्व में कई भाषाओं एवं अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों की सदृश इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए एक अकादमियाँ एक दूसरे से परामर्श करेंगी। कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझावों को भी लेंगे। जब भी संभव हो साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। ये शब्दकोश व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएंगे, ताकि शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके एवं किताब के रूप में तथा ऑनलाइन उपलब्ध हो। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाएगी। 22वें अध्याय का 19वां बिंदु, सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं और उनके संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफॉर्म, पोर्टल, विकिपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर वीडियो, शब्दकोश, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी, जैसे लोगों द्वारा भाषा बोलना, विशेषकर बुजुर्गों द्वारा कहानियाँ सुनाना, कविता पाठ करना, नाटक खेलना, लोक गायन एवं नृत्य करना आदि। देश भर के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे वो इन प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल, विकिपीडिया पर प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक दूसरे के साथ तथा देश भर के समुदायों के साथ काम करेगी, ताकि इन प्लेटफॉर्म को और समृद्ध किया जा सके। संरक्षण के इन प्रयासों तथा इनसे जुड़े अनुसंधान परियोजनाओं, उदाहरण के लिए इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान आदि को एनआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। अध्याय 22 का 20वां और अंतिम बिंदु, स्थानीय मास्टर्स तथा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब इन्हें नियमित तौर पर प्रयोग किया जाए तथा शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए। भारतीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाए जाएंगे, ताकि सभी भारतीय भाषाओं में जीवंत कविताएं, उपन्यास, पाठ्यपुस्तकें, कथितर साहित्य का निर्माण
एवं पत्रकारिता जैसे अन्य कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। भारतीय भाषा में प्रवीणता को रोजगार अर्हता के मापदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और एनईपी को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।